नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखें आप किस तरीके से मुलाकात हुई। नए डीजीपी उत्तर प्रदेश के सुलखान सिंह, योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात हुई है और सुलखान सिंह ने अपनी प्राथमिकताओं को बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यह है कि कानून का जो रुतबा है उसको कायम रखना। नए डीजीपी सुलखान सिंह के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से शुरुआत करते हैं। संवाददाता कुमार अभिषेक ने सुलखान सिंह से बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी प्राथमिकता है बेहतर कानून व्यवस्था। नौकरशाही में जिस बड़े बदलाव की चर्चा योगी सरकार के बनने के साथ ही शुरू हुई, वो बीती रात हो गई। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी सुलखान सिंह बने हैं, जो सख्त तेवर के माने जाते रहे हैं और लंबे समय तक, यही वजह है कि लंबे समय तक शंटिंग पोस्टिंग में रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुलखान सिंह साहब, जो कि सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं और डीजीपी बने हैं। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये सारी जनता भी जानना चाहती है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के सामने, और सबसे पहला एजेंडा क्या है आपका? कि सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे महसूस हो रहा है वो है नागरिकों के बीच में पुलिस की इमेज को ठीक करना, और वो पुलिस के व्यवहार से ठीक होगा, निष्पक्ष व्यवहार। और सबसे बड़ी समस्या है एफआईआर दर्ज न होने की। तो हम त्वरित और करेक्ट एफआईआर दर्ज करने का तुरंत प्रयास करेंगे, जिससे हमारी बहुत सारी समस्याएं और जन सहयोग की जो कमी रह जाती है वो इससे दूर होगी हमारे सामने। सर, इसका कोई रोड मैप है आपके सामने कि किस तरीके से आप करेंगे अपनी प्राथमिकताओं को? क्योंकि आज सुबह आपने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जो योगी सरकार की प्राथमिकता है वो हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हाँ, वो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं जिन बिंदुओं पर हैं उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे ही। कार्य योजना तो हमारी बहुत व्यापक है, लेकिन जो चैलेंज है हमारे सामने वो है पुलिस एटीट्यूड और बिहेवियर की। उसे हमें ठीक करना है। हमारा काम हमारे बिहेवियर से ओवरशैडो हो जाता है। कौन सा वो बिहेवियर है जिसकी वजह से पुलिस कितनी सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं एफआईआर दर्ज न करने की। तो इसको हमें ठीक करना है। तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कोई इसमें क्वेश्चनिंग या पूछताछ नहीं होनी चाहिए। तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद निष्पक्ष साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, जैसे जैसे नौकरशाही, जैसे सरकार बदलती है, नौकरशाही भी वैसी बदलती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह हमेशा आरोप रहा है कि जिस तरीके से सत्ता सोचती है उस हिसाब से पुलिस काम करती है। क्या नए डीजीपी सुलखान सिंह इससे अलग होंगे? पुलिस की अपनी छाप दिखाई देगी? और क्या आप किसी राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। ये राजनीतिक अदला बदली से प्रभावित नहीं होता है। हमारा काम कानून में चार्टर्ड है, स्पष्ट रूप से रेखांकित है, हमें उसी तरह से काम करना है। जो लोग राजनीतिक चीज़ों से प्रभावित होते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। हमें सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपने काम में पूरी छूट दी गई है, और मैं नागरिकों को भी आश्वस्त करता हूं और अपने पुलिस फोर्स को भी आश्वस्त करता हूं कि हम लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है पुलिस वालों का, खास करके उनके साठगांठ के संबंध के आरोप लगाए गए कि क्रिमिनल लोगों से साठगांठ रही है, या फिर अपने परिवारों को उन्होंने अपने इलाके में बहुत सुविधाएं पहुंचाई हैं। ऐसे आधार पर करीब 650 लोग। तो आपने तो सिर्फ ट्रांसफ़र किया, क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी क्या? और एक और बड़ा सवाल है, वो है लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई का। तो इस दोनों पर आपके क्या आपके रोड मैप है? पहले बात, जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं उसमें हम ट्रांसफ़र पॉलिसी का पूरा पालन करेंगे। जिन लोगों का जनपदों में, इकाइयों में टाइम पूरा हो गया है उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। 100% ट्रांसफ़र किए जाएंगे, किसी का ट्रांसफ़र उसके खिलाफ रोका नहीं जाएगा। जहाँ तक बात आती है
प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र करने की, उसमें कई कारण ऐसे होते हैं, कोई किसी का कोई कहीं व्यापार चल रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में लगा हुआ है, तो ऐसे अधिकारी को वहाँ नहीं रहना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि कोई गैर कानूनी नहीं है, इसलिए उसमें कोई और कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर किसी की अपराधियों से साठगांठ है या मिली भगत है, तो उसमें अगर साक्ष्य मिलेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी, और अगर केवल संदेह की बात है तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी उसमें। सर, जो लैंड माफिया के खिलाफ जो सरकार का भी एक एजेंडा है कि लैंड माफिया के खिलाफ मुहिम चलेगी, पुलिस इस मुहिम में क्या रोल होगा पुलिस का? पुलिस का रोल उन सभी मामलों में है जहां कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं। लैंड जबरदस्ती कब्जा करना, जालसाजी के दस्तावेज बना के कब्जा करना, या इस तरह की अन्य किसी इलीगल एक्टिविटी से लैंड कब्जा करना, वो सब लैंड माफिया की श्रेणी में आता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन हम माफिया की समस्त कैटेगरी में कार्रवाई करेंगे जो लाभ के लिए अपराध करते हैं और पब्लिक लाइफ में मौजूद रहते हैं, ऐसे लोगों को माफिया कहते हैं। और इसमें हम केवल लैंड माफिया के खिलाफ नहीं, हम इसमें ठेकेदार के माफिया हैं, लिकर माफियाज हैं, जितने भी किसी तरह के माफिया हैं, उन सभी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, मैं उन सवालों पे आता हूं जो बहुत लोगों को सोच रही है, जनता इस वक्त जिस पर ज़्यादा सोच रही है। जब से सरकार बनी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। गौरक्षकों का एक मामला है कि गौरक्षक कई इलाकों में खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे आज तक इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें मुरादाबाद में कई लोग खुलेआम कह रहे हैं कि वो गौरक्षक हैं और वो गौरक्षकों के नाम पे लोगों को पीट रहे हैं, बाकायदा कैमरे पर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है, एक लगता है आपको, और दूसरा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक 2 दिन हो चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति या संगठन पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर वो कार्रवाई करता है, कोई मारपीट करता है या रोका टोकी करता है, तो ये जुर्म है और पुलिस उसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। हम सभी से ये अपील करते हैं कि अगर किसी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो पुलिस को बताए, न कि स्वयं कोई कार्रवाई करने लगे। फिर भी अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसको परिणाम भुगतना होगा। हम लोगों ने जो स्टिंग किया है, बाकायदा उसकी सीडी भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग इस बारे में हुई नहीं है। कैसे माना जाए कि पुलिस बहुत गंभीर है इन मुद्दों को लेकर के? पुलिस पूरी तरह से गंभीर होगी, और स्टिंग के मामले में जो आप बता रहे हैं उसमें क्या हो रहा है वो केस देखेंगे, और उसमें जो भी एविडेंस होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत से लोग इस तरह की उद्दंडता की बातें करते हैं खाली, लेकिन खाली बात करने से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है उसके खिलाफ। लेकिन अगर उसने किसी से मारपीट की है, कोई ऐसी बात की है, तो वो इस कार्रवाई से बच नहीं सकता। एक और सेंसिटिव इशू है जिसे माना जाता है लव जिहाद। पहले कुछ वक्त पहले तक लव जिहाद के नाम पर बाकायदा संगठनों ने मुहिम तक चलाया। अब पुलिस का इसमें क्या रोल होगा? क्योंकि कई लोग लव जिहाद के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपने हाथ में कानून लेकर ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल में ही मेरठ की घटना भी सामने आई है। तो महिला सुरक्षा को लेकर के और खास करके लव जिहाद और एंटी रोमियो जैसे स्क्वाड बनाकर जो लोग खुद मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? अभी स्पष्ट कर दिया है, किसी को भी कोई खुद पुलिसिंग न करनी चाहिए, ना मॉरल पुलिसिंग ना इमॉरल पुलिसिंग। किसी भी नागरिक को खुद पुलिसिंग करने का अधिकार नहीं है। और ये लव जिहाद वगैरह ये इस तरह के वेग टर्म्स हैं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक लड़कियों के भगाने का या किडनैपिंग की सवाल है, तो उसमें अगर लड़की माइनर है तो उसको किडनैप करना जुर्म है, और उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी नागरिक को इस तरह में कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कोई उसको शिकायत मिलती है तो पुलिस के पास जाना होगा। अब बात यूपी पर मंडराते भगवाधारी आतंकी खतरे से। खुफिया विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भगवा वेश वाले आतंकियों से खतरा है। उत्तर प्रदेश में अब भगवा चोले का खतरा मंडरा रहा है। यूपी पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि खुफिया विभाग ने सावधान करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले की साजिश है, जिसे भगवा रूप में आतंकी अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक साधु के भेष में आतंकी हमले का खतरा है। कुछ दिन पहले ही बिजनौर और मध्य प्रदेश के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्होंने तिलक लगाया था, हाथ में कलावा बांधे हुए थे और हिंदू नाम से रहते थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने बाकायदा यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया है। हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, चौकस हैं,
और मैं मानता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबे हमारे देश में कामयाब होने वाले नहीं हैं, इसलिए सब सतर्क पर हैं, एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पेनिट्रेशन एटीएस का भी और सभी एजेंसीज का मिलकर के अच्छा है, लेकिन ये गारंटी कभी कोई एजेंसी नहीं सकती कि हमारा पेनिट्रेशन 100% है। ऐसे लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं जो छूट गए हों, और इसीलिए हम लोग अपना काम निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे पहले भी नेपाल के रास्ते आतंकियों के दाखिल होने का अलर्ट जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार चौकन्नी है और केंद्र की भी खबर पर नजर है, क्योंकि इंटर स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम होता रहता है। क्या इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए गए हैं उसकी जानकारी अभी फिलहाल। उत्तर प्रदेश में भगवा भेष में आतंकी साजिश की खबर से मथुरा के साधु संतों में भारी आक्रोश है। मांग है कि सभी भगवा वस्त्र धारण करने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए, जिससे आतंकवाद को रोका जा सके। कोई आम साधु है उसको भी एक पहचान पत्र मिलना चाहिए, ताकि कोई भी पुलिस का अधिकारी या किसी को भी अधिकार हो कि वो उसका पहचान पत्र देखे, अखाड़े की मोहर देखे, अखाड़े का नाम देखे। उस साधु को हम लोग पूजनीय मानेंगे, अन्यथा कोई भी ऐसा साधु अगर घूमता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। खुफिया अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है। नई सरकार है, नया जोश है, लिहाजा आतंकियों की साजिश का अंजाम तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं दिखता। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के उस बयान पर बवाल मच गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उनका ख्याल रखते हैं। अब तक कहा जाता था या समझा जाता था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन अब इसे बीजेपी ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इस हकीकत को सामने रखने के दौरान मोदी के कद्दावर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुसलमानों पर एहसान करने का इशारा भी कर दिया। बीजेपी जिस सियासी हकीकत को अब तक सार्वजनिक करने का जोखिम नहीं उठा पाई थी, उसे बेपर्दा करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने बवाल बढ़ता देख सफाई भी पेश कर दी। हम विकास को वोट बैंक के तराजू पर नहीं तौलते। सबका विकास हमारी पहली चिंता है। मैं समावेशी समाज को मानता हूँ, जो भारत की विविधता का सम्मान करता है। हालांकि रविशंकर की सफाई से पहले ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था। और योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि जो वोट दे सरकार उसका भी भला करेगी और जो वोट ना दे उसका भी विकास होगा। लेकिन रविशंकर प्रसाद के अजीबोगरीब बयान ने केंद्र और यूपी सरकार की नीति की नींव को ही संशय में डाल दिया। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली में एमसीडी चुनाव की। कल सुबह 8 बजे से 272 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 1,34,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। यह एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 208 केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और करीब 1 लाख कर्मचारी चुनाव की देखरेख करेंगे। 272 सीटों पर फैसला होगा। 1,34,00,000 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 18 साल के करीब 25,000 मतदाता हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, वो ये है कि करीब 1 लाख कर्मचारी इस पूरे चुनाव की देखरेख करेंगे। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में 48 घंटे में पकड़ा गया हथियारों का बड़ा जखीरा, 50 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 1 स्टेन गन के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल सेल ने इसकी कार्रवाई की है। सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी सारी पिस्तौल और इतना सारा इनके पास हथियार आया कहां से। 50 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 1 स्टेन गन, 2 गिरफ्तार किए गए। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी में नेवी के जहाज से इसका टेस्ट सभी पैमाने पर कामयाब रहा। इस तस्वीर को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नौसेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। समुद्री जहाज से लैंड अटैक वर्जन वाली मिसाइल परीक्षण के सभी पैमाने पर बिल्कुल खरी उतरी है।
इस कामयाबी से इंडियन नेवी चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गई। लंबी दूरी तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल को आईएनएस तेग से फायर किया गया। इसका टारगेट जमीन पर था। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया है। मोर्चे पर तैनात नौसेना के ज्यादातर जहाजों में इस मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। इस एंटी शिप वर्जन को पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में इसका शुक्रवार को परीक्षण किया। ये पूरा कामयाब रहा और अब देश के दुश्मन भी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से यकीनन खौफ में होंगे। आज तक ब्यूरो। और आपको बताते हैं, जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए सबसे तेज मोबाइल साइट www.aajtak.in पर। यहां पर याद रखें और देखें सबसे पहले सबसे तेज खबरें।